नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। अब तक के मिले डेटा के हिसाब से यह बात झुठलाई नहीं जा सकती है कि वैक्सीन के कोविड-19 के ऊपर कोई असर नहीं है। आपके सामने इज़राइल का डेटा है, जहां 30 जुलाई के थर्ड बूस्टर डोज़ के बाद से कोविड पेशेंट्स की संख्या, हॉस्पिटलाइज़ेशन की संख्या और डेथ की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। जानने वाली बात यह है कि इज़राइल में 100% पॉपुलेशन के 2 डोजेज़ और 80 से 90% पॉपुलेशन को थर्ड बूस्टर डोजेस लगाए जा चुके हैं। आपके लिए जानना यह भी ज़रूरी हो जाता है कि हाल ही के ओमिक्रॉन खतरे को जिस तरह से मीडिया ने हाइप किया है, उसकी संख्या भी देखें तो 95% लोग जिन्हें ओमिक्रॉन हुआ, वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवा चुके थे और कुछ केसेस में तो 3-3 शॉट्स भी लगवा के बैठे हुए हैं। फिर भी हमारी सरकार एक तरफ से इसे स्वैच्छिक बताकर राज्य सरकारों के द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपना वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा है। ये सारी कवायद कुछ इस तरह की है जहां विज्ञान को ताक पर रखकर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की लगातार हत्या की जा रही है। इन सभी घटनाओं को देखकर मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और इन सब के पीछे मूलभूत रूप से कौन जुड़ा हुआ है। रह रह के एक व्यक्ति विशेष का नाम बार बार हमें टीवी पर दिखता है, बिल गेट्स, जो विश्व का सबसे धनी इंसान है और सभी बड़े देशों की सरकारों को अपने इशारों पर नचा रहा है। प्रश्न उठता है कि कैसे कैसे किया उसने ये सब, कैसे विश्व के कोने कोने तक इसने सरकारों को करप्ट किया। इस बात को समझने के लिए हमें विस्तार से बिल गेट्स और उससे जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ेगा। हमें यह जानने की भी ज़रूरत है कि इस पूरी व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए कैसे विश्व के कुछ गिने चुने लोगों ने विश्व की 80% संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया है। मैंने इसके बारे में विस्तार से अपनी एक वीडियो में बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें कि कैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट नाम की 3 इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है। कैसे इस ग्लोबल मार्केट को, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, मोनोपोलाइज किया हुआ है। बहरहाल इन सभी एलीट लोगों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है बिल गेट्स का। तो आइए समझते हैं इसके बारे में और पता लगाते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ वह क्यों हो रहा है। कैसे हम इन सभी लोगों के जाल में फंस चुके हैं, कैसे इस पूरी दुनिया पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे ये कुछ चंद लोग हमें अपना गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जेम्स कॉर्बेट नाम के पत्रकार का, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इस फील्ड में, इन एलीट लोगों को एक्सपोज करने में। तो कौन है ये बिल गेट्स? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक बिजनेसमैन, एक परोपकारी इंसान, एक ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट या एक पैंडेमिक एक्सपर्ट? Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. यह प्रश्न जो कभी हमारी किताबों का एक हिस्सा हुआ करता था, अब एकेडमिक न रह के एक बहुत ही वास्तविक प्रश्न बनता जा रहा है, क्योंकि लोग महसूस करने लगे हैं कि गेट्स की अथाह संपत्ति का उपयोग सोशल, हेल्थ, मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट के हर क्षेत्र पर कंट्रोल हासिल करने के लिए किया जा रहा है। और अब जब हमारे सामने वही समस्या है जिसके बारे में बिल गेट्स वर्षों से बात कर रहा था, हम जल्द ही जानेंगे कि बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के यह सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने उसी धन का उपयोग अरबों लोगों के भाग्य को कंट्रोल करने में लगा रहा है। Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. बिल गेट्स कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है। वो ना तो एक डॉक्टर है, ना ही एपिडेमियोलॉजिस्ट और ना ही इन्फेक्शियस डिजीज़ का रिसर्चर है। फिर भी किसी तरह वह अरबों लोगों के जीवन में एक सेंट्रल फिगर बन के रह गया है और सभी तरह के ग्लोबल हेल्थ एक्शन प्लान को डिक्टेट कर रहा है। बिल गेट्स का कंप्यूटर किंगपिन से ग्लोबल हेल्थ डिक्टेटर बनना बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि यह जर्नी हमें इस बात को समझाती है कि हम किस ओर जा रहे हैं। दुनिया आज कैसे भंवर में फंसा हुआ है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे बिल गेट्स ने इस पूरे हेल्थ इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज किया है। उसके आज के अवतार से पहले तक एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट इन द पास्ट डिकेड, दिस इज व्हाट मेनी पीपल थॉट ऑफ हिम व्हेन दे थॉट ऑफ बिल गेट्स।
In the case of the United States versus Microsoft, the US Justice Department contended that the software giant had breached antitrust laws by competing unfairly against Netscape Communications in the internet browser market, effectively creating a monopoly. Bill's first concern was that the prosecution could potentially block the release of his company's latest operating system, Windows 98. Okay, you asking me about when I wrote this email, or what are you asking me about? I'm asking you about January of 1996. That month. Yes, sir. And what about it? What non-Microsoft browsers were you concerned about in January of 1996? I don't know what you mean concerned. What is it about the word concerned that you don't understand? I'm not sure what you mean by it. Police and security guards in Belgium were caught flat-footed today by a cowardly sneak attack on one of the world's wealthiest men. The target was Microsoft chairman Bill Gates, arriving for a meeting with community leaders. Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others, for at least the moment, got away. Gates went inside, wiped his face clean, and made no comment. He then went ahead with his scheduled meeting. No word on the motive for this attack. ज़माने में कभी उसके मैसिव वेल्थ और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मोनोपोलिस्टिक पावर के कारण जब उसे काफ़ी लताड़ा गया था, उसी गेट्स को अब लोग विजनरी और फिलंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी मानते हैं, क्योंकि उसने अपने पैसे का इस्तेमाल फॉर सो कॉल्ड ग्रेटर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए किया है. In the 22nd century, a book will be written about the entrepreneur of the 21st century. I'm sure that the person who will foremost come to the mind of those historians is certainly Bill Gates. I don't think it's hyperbole to say that Bill Gates is singularly, I would argue, the most consequential individual of our generation. I mean that. Our next guest is one of the richest and most generous men in the world. Please welcome Bill Gates. At a time when everyone is looking to understand the scope of the pandemic and how to minimize the threat, one of the best informed voices is that of businessman and philanthropist Bill Gates. लेकिन देखा जाए तो जिस प्रोसेस से गेट्स ने अपनी नई इमेज लोगों के दिमाग में फिट की है वो कुछ नया नहीं है. ये सेम प्रोसेस है जिसके थ्रू सभी बिलियनर्स अपनी छवि सुधारते हैं. डी रॉकफेलर, जो एक ऑयल मार्केट हाइड्रा है, उसने अपनी काइंड ओल्ड इमेज को ऐसा ही बनाया है जो लोगों को राह चलते पैसे दिया करता है. ऐसी वाली इमेज उसने एस्टैब्लिश की. Don't you give a dime, Mr. Rockefeller? Give it a dime. Thank you, sir. Thank you very much. I consider myself. Thank you for the ride. I consider myself more than amply paid. Bless you, bless you, bless you. जॉन डी रॉकफेलर जानता था कि लोगों का आदर पाने के लिए उसे वही देना होगा जो लोग चाहते हैं, पैसा. अपने अथाह पैसे के छोटे से हिस्से को उसने करोड़ों डॉलर के संस्थानों को स्थापित करने में लगाया, जो उनके हिसाब से लोगों की सहायता के लिए बनाया गया था. पर हम सभी जानते हैं कि रॉकफेलर फाउंडेशन या रॉकफेलर मेडिकल रिसर्च जैसे संस्थानों का लाभ किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपने फेवर में करने के लिए किया जाता है. ठीक इसी तरह बिल गेट्स ने अपने बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से खुद को सॉफ्टवेयर मैग्नेट से ह्यूमैनिटी के रक्षक में बदल दिया. इनफैक्ट गेट्स फाउंडेशन ने तो रॉकफेलर को भी पीछे छोड़ दिया. आज के रेट में इस फाउंडेशन के पास करीबन $47 बिलियन है. $47 बिलियन का ही पावर है कि सभी देश की सरकारें इसके सामने चंदे के लिए मुंह बाये खड़ी रहती है, क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी, करप्शन इज़ एवरीवेयर. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना किसी करप्ट मनी के चुनाव जीत ही नहीं सकती. चुनाव के लिए चाहिए पैसा, और पैसा है गेट्स के पास. ठीक रॉकफेलर की तरह गेट्स ने भी कई पीआर कैंपेन किए, और हर साल $30 से $40 मिलियन यह व्यक्ति केवल और केवल पीआर कैंपेन में खर्च करता है, ताकि इसकी इमेज बराबर परोपकारी की बने रहे.
अब आप सोचो कि ये मीडिया, न्यूज़ एजेंसी, सरकार क्यों नहीं अच्छा बोलेगी इसके बारे में। गेट्स द गार्जियन के ग्लोबल डेवलपमेंट वेबसाइट को फंड करता है, गेट्स एनपीआर के ग्लोबल हेल्थ कवरेज को फंड देता है, गेट्स आवर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट को फंड करता है, वही वेबसाइट जो कोरोना वायरस पर हर देश का नए स्टैट्स और रिसर्च पर नज़र रखती है। गेट्स बीबीसी कवरेज, ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट इश्यूज़ को बराबर फंड करता है अपने बीबीसी मीडिया एक्शन ऑर्गेनाइजेशन और स्वयं बीबीसी के द्वारा। इससे इसको बीबीसी के तरफ से फुल कवरेज मिलती है और कंट्रोल भी कि क्या छापना और क्या नहीं। एबीसी न्यूज़ के भी कभी ग्लोबल हेल्थ कवरेज को ये फंड करता है, अगेन टू कंट्रोल एंड शेप द न्यूज़ मीडिया। एक बार ऐसे ही एक प्राइम टाइम न्यूज़ आवर को $3.5 मिलियन का ग्रांट मिला केवल ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ के एक नैरेटिव सेट करने के लिए। जब इसके बारे में वहाँ के चीफ से पूछा गया कि भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तुम ऐसे किसी व्यक्ति को नैरेटिव सेट करने के लिए जो मेडिसिन और वैक्सीन बेचने के लिए निकला है कैसे बोल सकते हो। तो उसका जवाब था कि आज के डेट में ग्लोबल हेल्थ के टॉपिक पर ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ गेट्स इन्वॉल्व नहीं है। वास्तव में ग्लोबल हेल्थ के किसी भी क्षेत्र को खोजना लगभग असंभव होगा जहाँ बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन टच नहीं करते हैं। बिल गेट्स ही था जिसने मीटिंग स्पॉन्सर किया जहां गावी का फॉर्मेशन हुआ। गावी बोले तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बनाया गया। जैसे इंडिया में PHFI है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PPP मॉडल के ऊपर, वैसे ही गावी का फॉर्मेशन हुआ जिसका कि एक ही स्पेसिफिक गोल है, हेल्दी मार्केट फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोडक्ट्स। बेसिकली गोल है वैक्सीन का मार्केट तैयार किया जाना, जिसमें गेट्स ने $750 मिलियन कंट्रीब्यूट किया और सभी राष्ट्रों ने कुल मिलाकर पब्लिक टैक्स मनी के साथ $4.1 बिलियन का अलायंस तैयार किया। गेट्स ने एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड तैयार किया और सीड मनी भी इन्वेस्ट की। एक ऐसा गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार किया जो सरकारी एड्स, टीबी और मलेरिया कार्यक्रमों के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल के रूप में काम करती हो। जब 2012 में गवर्नमेंट्स, ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स और 13 मेन फार्मा कंपनियों की एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार हुई, तब गेट्स फाउंडेशन की तरफ से $363 मिलियन का कंट्रीब्यूशन मिला। जब ग्लोबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी औरतों बच्चों के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था, तब भी एज ए फाउंडिंग मेंबर गेट्स ने $275 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया। जब 2017 में दावोस, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पैंडेमिक संबंधित तैयारी के लिए गठबंधन शुरू हुआ, तब भी वैक्सीन डेवलप करने के लिए गेट्स फाउंडेशन ने $100 मिलियन का सीड मनी दिया। एग्जाम्पल और लेते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इन्वॉल्वमेंट पिछले 2 दशकों में हर प्रमुख ग्लोबल हेल्थ के इवेंट्स में देखे जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्लोबल पार्टनरशिप छोड़ दिया जाए तो फाउंडेशन सैकड़ों छोटे देश और रीजन स्पेसिफिक ग्रांट्स भी देता आ रहा है। पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों के संक्रमण के लिए $10 मिलियन, अफ्रीका और एशिया में एग्रीकल्चरल रिसर्च का समर्थन करने के लिए $300 मिलियन। यदि सारे जोड़ दिया जाए तो इट विल कम डाउन टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि खर्च किए गए हैं विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति और पब्लिसिटी दर्ज कराने के लिए। अब ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जब गेट्स ने $250 मिलियन कोरोना से फाइट करने के लिए दिया है, तो वर्तमान कोरोना वायरस पैंडेमिक में सीधे पॉलिसी बनाने वाले और काम करने वाले लगभग हर व्यक्ति, संगठन या समूह उसी से संबंधित रहेंगे जिन्हें किसी न किसी तौर से बिल गेट्स से ग्रांट मिला हुआ होगा। इसके एग्जाम्पल में मैंने अपने कई पिछली वीडियो में NK अरोड़ा या PHFI के कई मेंबर को एक्सपोज करते हुए दिया है। शुरुआत से ही ग्लोबल पैंडेमिक के रिस्पांस को WHO ने गाइड किया है और डायरेक्ट भी किया है, चाहे वो इनिशियल मॉनिटरिंग वुहान लैब का और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो या हर देश के पॉलिसी गाइडलाइंस को दिशा निर्देश करने के लिए किया गया हो, फिर RT-PCR से लेकर सभी तरह के दवाओं की पॉलिसी का हो, सभी कुछ WHO के इशारों पर हुआ है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि WHO भी काफ़ी हद तक गेट्स फाउंडेशन के पैसे पर ही निर्भर करता है, या यूँ कहे कि WHO का CEO टेड्रोस है और ओनर जो है वो बिल गेट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि WHO को कौन लिटरली अपने पैसों पर चला रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस बिल गेट्स की तरह कोई मेडिकल डॉक्टर या विशेषज्ञ नहीं है। ये तो इथियोपिया का एक एक्स हेल्थ मिनिस्टर है जिस पर हैजा के 3 आउटब्रेक को कवर अप करने के लिए आरोप लगाया गया था। देखा जाए तो ये WHO के गाइडलाइंस ही हैं जिसे सरकारें फॉलो कर लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्टिव स्टे होम्स का ऑर्डर दिए जा रही है या फिर अंततः वैक्सीन को फोर्स करा रही है, और लगभग हर छोटे बड़े देशों में बैठे गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने उसे सही ठहराते हुए इम्प्लीमेंट किया। हमारा देश भी कुछ
Imperial उनका भी College हालत in कुछ इसी London तरह का है। released a COVID-19 report, and that's where most of our U.S. leaders are getting the information they're basing their decision making on. The report runs us through a few different ways this could turn out depending on what our responses are. If we don't do anything to control this virus, over 80% of people in the U.S. would be infected over the course of the epidemic, with 2.2 million deaths from COVID-19. That 2.2 million deaths also doesn't account for the potential negative effects of health systems being overwhelmed. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Enough is enough. Go home and stay home. A statewide order for people to stay at home. प्राइमरी तौर से 2 रिसर्च ग्रुप के रिपोर्ट्स के ऊपर ये सभी डिसीजन लिए गए थे और ये 2 रिसर्च ग्रुप थे इंपीरियल कॉलेज कोविड-19 रिसर्च टीम और हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन वाशिंगटन, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन वाशिंगटन, जिसमें 16 मार्च 2020 को रिपोर्ट इशू किया गया था कि 5 लाख यूके में और 22 लाख लोग अमेरिका में 3 महीने के अंदर मर जाएंगे। दूसरा ग्रुप जो था रिसर्चर्स का इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन वाशिंगटन, इन्होंने भी कुछ सिमिलर तरह के प्रोडिक्शन को रिपोर्ट किया। आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है यदि मैं ये कहूँ कि 2020 में गेट्स फाउंडेशन ने 69 यानी $79 मिलियन का इंपीरियल कॉलेज को फंड दिया और 2017 में 269 यानी $279 मिलियन का IHME को ग्रांट्स दिया गया था। अब हाँ, आश्चर्य तब होना चाहिए था जब ये लोग गेट्स के प्रोडिक्शन के खिलाफ में बोल रहे होते। इसी बीच एंथनी फाउसी US गवर्नमेंट कोरोना वायरस रिस्पॉन्स का एक चेहरा बन गया जो बिल गेट्स की ही तरह बातें करता था। 2017, 18, 19 में वही दोहराता चला गया जो बिल गेट्स दोहराते थे कि पैंडेमिक आएगा। If you want to get to pre-corona virus, you know, that might not ever happen in the sense of the fact that the threat is there. But I believe with the therapies that will be coming online and with the fact that I feel confident that over a period of time we will get a good vaccine, that we will never have to get back to where we are right back now. अभी के फॉसी के कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन बिल गेट्स के साथ का इसको छोड़ दें तो पुराने वाले जो संबंध हैं बिल गेट्स के फॉसी के साथ वो बहुत ही गहरे हैं, क्योंकि हर कदम पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। 2010 में बिल गेट्स की तरफ से फॉसी को ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के तहत इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए लीडरशिप काउंसिल में अपॉइंट किया गया और 2019 में पैंडेमिक से ठीक पहले NIH, जहाँ पर फॉसी चीफ एडवाइज़र का रोल अदा करते हैं, वहाँ पर एक $100 मिलियन का ग्रांट दिया गया था। किसके लिए? तो HIV के रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। 2019 में गेट्स फाउंडेशन ने WEF और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इवेंट 201 स्टेज किया। इवेंट 201 क्या था? यह एक टेबल टॉप एक्सरसाइज था जहां पे लोग विश्व स्तर पर फैल रहे कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का कैलकुलेशन करते थे। It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. The board is comprised of highly experienced leaders from business, public health, and civil society. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to be on. गेट्स फाउंडेशन के इनक्रेडिबल रीच को देखते हुए हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब हम ये देखते हैं कि कैसे पैंडेमिक और उसके प्लानिंग जो हर देश में चल रहा है उसके हर एक स्टेप पर गेट्स फाउंडेशन बहुत ही गहराई के साथ अपने नुमाइंदों को लेकर जुड़ा हुआ है। जैसे कि भारत में PHFI के श्रीनाथ रेड्डी और कई ऐसे डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो पॉलिसी बनाते हैं हमारे देश के लिए। यह पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया एक निस्वार्थ परोपकार के कपड़े में लटकी हुई एक सेल्फलेस फिलंथ्रॉपी के नाम से है, जहां ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि फाउंडेशन कोई चैरिटी के लिए नहीं बनी है। इसका स्ट्रक्चर एक ड्यूअल स्ट्रक्चर है, जहां बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, पर एक सेपरेट एंटिटी है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट, जो फाउंडेशन के एसेट और फार्मा कंपनीज में किए गए इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। अब देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन घूस यानी ब्राइब देने के लिए बनाया गया है ताकि पॉलिसीज़ को अफेक्ट किया जा सके, और ट्रस्ट बिजनेस करने के लिए बनाया गया है जिसका सर्वा और कोई नहीं, खुद गेट्स ही है। इसे मॉडर्न ज़माने की डकैती कह सकते हैं। One of my favorite parts about my job at the Gates Foundation is that I get to travel to the developing world, and I do that quite regularly. My first trip in India, I was in a person's home where they had dirt floors, no running water, no electricity, and that's really what I see all over the world. So in short, I'm startled by all the things that they don't have. But I am surprised by one thing that they do have: Coca-Cola. Coke is everywhere. In fact, when I travel in the developing world, Coke feels ubiquitous. And so when I come back from these trips and I'm thinking about development and I'm flying home and I'm thinking, well, we're trying to deliver condoms to people or vaccinations, you know, Coke's success kind of stops and makes you wonder, how is it that they can get Coke to these far-flung places? And if they can do that, why can't governments and NGOs do the same thing? And the charity of Microsoft founder Bill Gates and his wife Melinda is under criticism following the disclosure it substantially increased its holdings in the agribusiness giant Monsanto to over $23 million. Critics say the investment in Monsanto contradicts the Bill and Melinda Gates Foundation's stated commitment to helping farmers and sustainable development in Africa. The study from the pressure group Global Justice Now paints a picture of the Gates Foundation partly as an expression of corporate America's desire to profit from Africa, and partly a damning critique of its effects. You could have a case where the initial research is done by a Gates-funded institution. The media reporting on how well that research is conducted is done. The media outlet is a Gates-funded outlet, and maybe a Gates-funded journalist from a media program, and then the program is implemented more widely by a Gates-funded NGO. I mean, there are some very insular circles here. Among the many criticisms, the idea that private finance can solve the problems of the developing world. Should poor farmers be trapped into debt by having to use chemicals or fertilizers underwritten by offshoots of the foundation? यह बात केवल सैद्धांतिक तौर से हितों के टकराव की नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास का है। जहां गेट्स के द्वारा दिए गए $35 बिलियन दान के तौर पर उसे नायक के रूप में देखा जाता है, पर वहीं यह बात छुपाई जाती है कि इन 10 सालों में एक्चुअली गेट्स की संपत्ति 50 से $103 बिलियन हो गई है, जस्ट डबल। मतलब 50 में से 35 कमीशन समझ लीजिए, $80 बिलियन कमाने के लिए। और यदि हिसाब लगाया जाए इस साल का और आगे आने वाले सालों का, तो ये $300 बिलियन को भी पार कर जाएगी। रॉकफेलर की स्टोरी कुछ इसी तरह की है, जो हमें बताती है कि कैसे एक बदमाश व्यापारी अपने इमेज सुधारने के लिए लोगों को पैसे बांट रहा था, और कई फाउंडेशन को उसने जन्म दिया ताकि उसे उसके बिजनेस को परोक्ष रूप से सही ठहराया जा सके। लोग उसे गालियाँ देने के बजाय एक काइंड ओल्ड मैन के रूप में देखें। बेसिकली उसने एक तीर से दो शिकार किए। जहां उसने फाउंडेशंस की मदद से कई गवर्नमेंट की पॉलिसियों को अपने हिसाब से बनवाया, वहीं मीडिया पीआर के थ्रू एक काइंड ओल्ड मैन की इमेज तैयार करवाई। ठीक उसी तरह बिल गेट्स ने भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट से कमाई दौलत का इस्तेमाल फाउंडेशंस ट्रस्ट खोलने में लगाया और दुनिया को दिखाया कि वह दान कर रहा है, दान करने वाला एक परोपकारी इंसान है। पर असल मकसद तो हेल्थ इंडस्ट्री के लिए एक हेल्थी मार्केट तैयार करने का था। पर हर कोई उसके पीआर ड्रामे के जाल में नहीं फंसा। द लैंसेट एक प्रमुख पत्रिका है हेल्थ रिसर्च के फील्ड में। इसने खुलकर 2009 में गेट्स के बारे में लिखा और कहा कि कैसे बीते सालों में गेट्स ने खुद को सॉफ्टवेयर मोनोपोलिस्ट से एक हेल्थ मोनोपोलिस्ट में ट्रांसफॉर्म किया है। लैंसेट के इस रिपोर्ट में उसने खुलकर एक्सपोज किया और कहा कि कैसे उसने अपने आप को दयालु इंसान के तौर पर इस्टेब्लिश किया है, जो उदारता से अपने धन गरीब देशों में बांट रहा है। ये सारी बातें हमें फिर से एक क्वेश्चन के ऊपर वापस लेकर आती है। आखिरकार बिल गेट्स है कौन? क्या है वो जो इस व्यक्ति को ड्राइव करता है? क्या चीज़ इसके डिसीजंस को मोटिवेट करती है? क्योंकि देखा जाए तो इसके डिसीजंस की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का देश विदेश में मूवमेंट होता है। सरकारें और प्राइवेट कंपनीज साथ आकर काम करती हैं और इन सभी चीज़ों का हमारे और आपके जीवन में गहरा असर होता है, जैसे कि ये पैंडेमिक और इससे जुड़ी सारी पॉलिसीज़ जो देश विदेश की सरकारें बनाती हैं बिल गेट्स के कहने पर।
इसके चाहने पर सरकारें एक अच्छा मार्केट वैक्सीन के लिए तैयार करती है, पर क्यों? ये जानना और भी ज़रूरी हो जाता है कि यह व्यक्ति कौन है, क्या चाहता है, आखिरकार इस दुनिया से उससे चाहिए क्या, क्यों ये कर रहा है, जो भी ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा तो उसके पास अथाह है। फिर $10 billion. I mean, just speak about the magnitude of that. That is by far the biggest commitment of the foundation, isn't it, Bill? I mean, this is by far the largest. That's right. We've been spending a lot on vaccines. With this commitment, over 8 million additional lives will be saved. So it's one of the most effective ways that health in the poorest countries can be dramatically improved. 2010 के जनवरी में बिल और मेलिंडा गेट्स ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यूज़ करते हुए दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिए टीके के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कराने के लिए एक $10 बिलियन का कमिटमेंट दिया, जिसे उसने टीके का दशक Today we're announcing a commitment over this next decade, which we think of as a decade of vaccines having incredible impact. We're announcing that we'll spend over $10 billion on vaccines. इस उदारता का लाभ गेट्स की कई इन्वेस्टेड फार्मा कंपनीज को मिला, और चूंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट था, इसने इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग सी हलचल पैदा कर दी। इसी हलचल का फ़ायदा उठाया गेट्स ने और एक ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान गाइडेड बाय WHO की घोषणा कर दी। $10 बिलियन एक बहुत ही बड़ा PR स्पिन था, पर इसके सच्चाई में जाएंगे तो पता चलेगा कि ग्लोबल हेल्थ इकोनॉमिक्स के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना इस PR स्पिन के एजेंडे का एक हिस्सा था। एक ऐसा एजेंडा जो अंतिम में बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए अधिक प्रॉफिट, ग्लोबल हेल्थ के क्षेत्र में गेट्स फाउंडेशन के लिए अधिक कंट्रोल और बिल गेट्स के लिए अरबों लोगों के भविष्य को आकार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करेगा। अ ग्रेटर पावर फॉर बिल गेट्स टू शेप द कोर्स ऑफ द फ्यूचर फॉर बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द प्लैनेट। यही है हमारा सेकेंड पार्ट, बिल गेट्स प्लान टू वैक्सीनेट द होल वर्ल्ड। इसे टीके का दशक बनाने की गेट्स के कमिटमेंट को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इस कोरोना वायरस संकट के शुरुआत से ही वो इंसान इस बात पर अड़ा था कि वैक्सीन जब तक डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये दुनिया वापस नॉर्मल नहीं होगी। इट विल नॉट गो बैक टू नॉर्मल अनलेस वी हैव अ वैक्सीन। But we're going to have this intermediate period of opening up, and it won't be normal until we get an amazing vaccine to the entire world. The vaccine is critical because until you have that, things aren't really going to be normal. They can open up to some degree, but the risk of a rebound will be there until we have very broad vaccination. They won't be back to normal until we either have that phenomenal vaccine or a therapeutic that's like over 95% effective. And so we have to assume that's going to be almost 18 months from now. And then the final solution, which is a year to 2 years off, is the vaccine. So we've got to go full speed ahead on all three fronts. Just to head off the conspiracy theorists, maybe we shouldn't call the vaccine the final solution. Maybe just the best solution. Okay. अधिक दिलचस्प बात क्या है कि जब गेट्स ने अपने कई मीडिया प्रेजेंटेशंस में हर जगह ये कहना शुरू किया कि यह महामारी 18 महीनों तक रहेगी और तब तक वैक्सीन आ जाएगा, इस स्टेटमेंट को अलग अलग देशों के मिनिस्टर, स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर्स और मीडिया आउटलेट्स द्वारा लगातार उठाया और दोहराया गया। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं था। फिर भी Realistically, COVID-19 will be here for the next 18 months or more. We will not be able to return to normalcy until we find a vaccine or effective medications. The hard fact is, until we find a vaccine, going back to normal means putting lives at risk. This will be the new normal until a vaccine is developed. The only thing that will really allow life as we once knew it to resume is a vaccine. Obviously, we continue to work on the vaccines, but the vaccines have to be down the road by probably 14, 15, 16 months. We're doing great on the vaccines.
जिन्होंने ये वीडियो शुरुआत से देखी है उनके लिए ये बात आश्चर्यजनक नहीं होगी कि कैसे हेल्थ ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स सारे एक सुर में बिल गेट्स का ही लिखा हुआ गाना गा रहे थे और गाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और ये सब कुछ हो पा रहा है गेट्स के 20 सालों के गवर्नमेंट और उनके हेल्थ पॉलिसीज में बैठे लोगों के पेनिट्रेशन की वजह से, जो खाते हैं पब्लिक का पैसा और गाते हैं बिल गेट्स का लिखा हुआ गाना। बेसिकली मार्केट तैयार कर रहे हैं बिल गेट्स के लिए। फैक्ट ये है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइनेंस ने इस आदमी के हाथों में ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज़ का पूरा कंट्रोल दे दिया है, जो एक अनअकाउंटेबल सॉफ्टवेयर डेवलपर था विद नो मेडिकल रिसर्च एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। कैसे? तो गेट्स ने लॉन्च किया डिकेड्स ऑफ वैक्सीन विथ अ $10 बिलियन प्लेज। गेट्स ने ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान चलाया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। गेट्स हेल्प्ड फाउंड गावी, द वैक्सीन अलायंस। किसके लिए? तो हेल्दी मार्केट्स डेवलप करने के लिए। वो किसके लिए? तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। कितने का फंडिंग कमिटमेंट दिया? तो $1 बिलियन का। और किसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में? तो खुद गेट्स ने। And so I'm pleased to announce to you that we're pledging an additional $1 billion देखिए मुस्कान, देखिए हम लोगों को यह मूर्ख समझ रहा है। यह इंसान टैक्स बचाने के लिए $1 बिलियन डोनेट करता है। किसके लिए? एक रोड मैप तैयार करने के लिए, ताकि सभी देशों में एक बढ़िया मार्केट तैयार किया जा सके, ताकि इसके कंपनीज का बनाया हुआ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सरकार के तरफ से पब्लिसिटी और मार्केटिंग हो। वाह! All right, thank you. It's not every day we give away $1 billion. गेट्स का एक कोर फंडिंग एरिया वैक्सीन डेवलपमेंट एंड सर्वेलेंस रहा है। और जब इसने $10 बिलियन का दान की घोषणा की तब इसे 3 फायदे हुए। एक, इसका ही पैसा घुमाकर मार्केट तैयार करने के लिए लगाया गया। 2, इसे सीट मिला सरकारों के टेबल पर जहां वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोग्राम को ये चला सके। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है इसको, जहां ये अपना इमेज एक परोपकारी दयालु इंसान जो पिछले कई सालों से लोगों की भलाई के लिए ग्लोबल हेल्थ में इनोवेशन और रिसर्च लेकर आ रहा है, वैसी फिट कर सके। Kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. Whether it occurs by the quirk of nature or at the hand of a terrorist, epidemiologists show through their models that a respiratory spread pathogen would kill more than 30 million people in less than a year. And there is a reasonable probability of that taking place in the years ahead. Many high-profile personalities have been gathering at this year's World Economic Forum in Davos, which aims to discuss and deal with the globe's most pressing issues. Amongst them is the Microsoft founder Bill Gates. His foundation is investing millions in the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations to help combat infectious diseases. Here's some of what he had to say about his push to develop new vaccines. Unfortunately, it takes many years to do a completely new vaccine. The design, the safety reviews, costs, the manufacturing, all those things mean that an epidemic can be very widespread before that tool would come along. And so after Ebola, the global health community talked a lot about this, including a new type of vaccine platform called DNA-RNA that should speed things along. And so this Coalition for Epidemic Preparedness Initiative, CEPI, is 3 countries, Japan, Norway, Germany, and 2 foundations, Wellcome Trust, who we work with on a lot of things, and our foundation, Gates Foundation, coming together to fund actually trying to use that platform and make some vaccines, and so that would help us in the future. We know vaccines can protect us. We just need to be better prepared. So let's come together. Let's research and invest. Let's save lives. Let's outsmart epidemics. पिछले 10 साल में वैक्सीन के ऊपर गेट्स के विशाल इन्वेस्टमेंट को देखते हुए उनका ये इंसिस्ट करना कि things won't go back to truly normal until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world.
कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखना चाहेगा, है कि नहीं है? एक्चुअली हम सभी को आश्चर्य उस बात पर होना चाहिए जब बिल गेट्स भैया और उसकी पूरी पलटन, सरकार, डॉक्टर, सभी कोई 18 महीने का रट लगाए बैठे थे। क्योंकि 18 महीना क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है क्या? या वायरस इनको बता के बैठा है कि हम 18 महीने में हम घर चले जाएंगे, तब तक मेहमान बनकर हमें बैठे रहने दीजिए। एक्चुअली शुरुआती दौर में कई वैक्सीन एक्सपर्ट बोल भी रहे थे कि इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में वैक्सीन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, और यदि आ भी गया, बना भी लिए, तो उसका सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं लेगा, जैसे कि अभी लगभग सभी देशों में हो रहा है। कुछ रिसर्चर तो ये भी बोले कि पहले वाले जो भी वैक्सीन फेल हुए हैं, उसमें ये देखा गया कि ये रोकने की जगह लोगों को और बीमार बना रहा था। तो देखा जाए तो 18 महीने एक तरह का एक इनडायरेक्ट प्रेशर था बिल गेट्स की तरफ से इन साइंटिस्ट्स के ऊपर। लेकिन क्या ये सही था? क्या हम लोग वैक्सीन बना सकते थे 18 महीने में? इन्हें सुनिए। Now, the issue of safety, something that I want to make sure the American public understand. It's not only safety when you inject somebody and they get maybe an idiosyncratic reaction, they get a little allergic reaction, they get pain. There's safety associated. Does the vaccine make you worse? And there are diseases in which you vaccinate someone, they get infected with what you're trying to protect them with, and you actually enhance the infection. पुराने वाले मर्स और सार्स वायरस का वैक्सीन जानवरों के ऊपर टेस्ट किया गया, तो यही पता चला कि ये वैक्सीन उल्टे जानवरों को और बीमार बना रहे थे, ये इन्फेक्शंस को और बढ़ा रहे थे। फिर भी NIH ने कुछ बच्चों के ऊपर टेस्ट कर दिया। One of the things that we're not hearing a lot about is the unique potential safety problem of coronavirus vaccines. This was first found in the early 1960s with respiratory syncytial virus vaccines, and it was done here in Washington with the NIH and Children's National Medical Center, that some of those kids who got the vaccine actually did worse, and I believe there were 2 deaths in the consequence of that study. Because what happens with certain types of respiratory virus vaccines, you get immunized, and then when you get actually exposed to the virus, you get this kind of paradoxical immune enhancement phenomenon. And we don't entirely understand the basis of it, but we recognize that it's a real problem for certain respiratory virus vaccines. That killed the RSV program for decades. Now the Gates Foundation is taking it up again. But when we started developing coronavirus vaccines and our colleagues, we noticed in laboratory animals that they started to show some of the same immune pathology that resembled what had happened 50 years earlier. देखा जाए तो किसी भी पैंडेमिक का विंडो 1.5 साल से ऊपर का नहीं होता, क्योंकि 1-2 साल में लोग इन्फेक्ट होते हैं और एक नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी आ ही जाती है, जो कि साबित होती है उन सभी पैंडेमिक के और उनके टाइमलाइन से जो पहले आ चुकी है। पर गेट्स के 18 महीने का डेडलाइन की वजह से साइंटिस्ट के ऊपर दबाव डाला गया कि वो mRNA और DNA टेक का ही इस्तेमाल करें वैक्सीन बनाने के लिए। For a self-described wartime president, victory over COVID-19 equals a vaccine. I hope we're going to have a vaccine, and we're going to fast-track it like you've never seen before. Adding Trump-style branding, the administration launched Operation Warp Speed, a multi-billion-dollar research and manufacturing effort to shorten the typical year-plus vaccine development timeline. We're going to start ramping up production with the companies involved. And you do that at risk. In other words, you don't wait until you get an answer before you start manufacturing. You, at risk, proactively start making it, assuming it's going to work. You're thinking 18 months, even with all the work that you've already done to this point and the planning that you are taking with lots of different potential vaccinations and building up for that now? Yeah, so there's an approach called RNA vaccine that people like Moderna, CureVac, and others are using, that in 2015 we'd identified that as very promising for pandemics and for other applications as well. And so if everything goes perfectly with the RNA approach, we could actually beat the 18 months. We don't want to create unrealistic expectations. So the concept of an RNA vaccine is, let's inject the RNA molecule that encodes for the spike protein
It's making your cell do the work of creating this viral protein that is going to be recognized by your immune system and trigger the development of these antibodies. Our bodies won't make a full-fledged infectious virus, they'll just make a little piece and then learn to recognize it and then get ready to destroy the virus if it then later comes and invades us. It's a relatively new, unproven technology, and there's still no example of an RNA vaccine that's been deployed worldwide in the way that we need for the coronavirus. There's the possibility for unforeseen adverse effects. So this is all new territory. Whether it would elicit protective immune response against this virus is just unknown right now. Rushing at warp speed to develop a new vaccine using experimental technology और वो भी बड़े पैमाने पर उत्पादन, उसके अरबों खुराक को प्रॉपर लॉन्ग टर्म टेस्टिंग से पहले ही पूरे दुनिया में इंजेक्ट किया जाना, मेरे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट में से एक है। यह दुनिया के इतिहास को बदल देने की ताकत रखता है, जो अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, वो भी बिल्कुल एक नए तरीके से डेवलप्ड और फोर्सिंग टू ऑलमोस्ट एवरीवन ऑन दिस अर्थ, किसी भी अन्य स्थिति में अनइमेजिनेबल होता। ये सुझाव देना कि इस तरह के टीके पूरे दुनिया में दिए जाने चाहिए, यदि ये 2 साल पहले किसी ने बोला होता तो उसे पागल समझते लोग, लेकिन अब पूरी जनता को बिना किसी सवाल जवाब के इसे मानने को कहा जा रहा है, बिना किसी आर्गुमेंट के इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि गेट्स भी इस तरह की परियोजना को से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्वीकार करता है, लेकिन उसकी चिंता इन सब के लिए नहीं है कि लोग मर जाएंगे या कुछ नुकसान हो सकता है या जो भी। उसका चिंता किस बात का है कि इससे फार्मा कंपनी और साइंटिस्ट जो इस पागलपन में साथ दे रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनको कानूनी छूट दी जाए। सुनिए इसको। If we have 1 in 10,000 side effects, that's, way more, 700,000, people who will suffer from that. So really understanding the safety at gigantic scale across all age ranges, pregnant, male, female, undernourished, existing comorbidities, it's very, very hard. And that actual decision of, okay, let's go and give this vaccine to the entire world, governments will have to be involved because there will be some risk and indemnification needed before that can be decided on. जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ग्लोबल हेल्थ के क्षेत्र में बिल गेट्स जो चाहता है वही दुनिया को मिलता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बिग फार्मा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की योजनाओं के लिए पहले से ही लीगल इम्यूनिटी का काम किया जा रहा था। जैसे कि अमेरिका में वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन दे दिया था 17 मार्च 2020 को कि कोविड-19 के अगेंस्ट में किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए सरकार या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी भी तरह के साइंटिस्ट उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो देखा आपने, लीगल इम्यूनिटी पहले से ही लोगों को दिया जा चुका है, फार्मा कंपनीज को और उस साइंटिस्ट वगैरह को, सबको पहले ही लीगल इम्यूनिटी दिया जा चुका था। और दिलचस्प बात क्या है कि इस डिक्लेरेशन की जो शुरुआत 4 फरवरी को हुई थी, उसके ठीक एक दिन बाद $100 मिलियन NIH को भेंट के रूप में दी जाती है, कंट्रीब्यूट किया था उनको। डिकेड्स ऑफ वैक्सीन की शुरुआत होती है $3.6 मिलियन के एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी से, जो भारत में ही किया गया था, जिसमें एक सरकारी जांच के अनुसार ऑब्जर्वेशनल स्टडी के दौरान कई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ। HPV वैक्सीन कई बच्चों को दे दिए गए, और ये आंध्र प्रदेश की ही बात है जहां इसी के दौरान 7 बच्चियों की मौत हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक से रिपोर्ट नहीं किया गया और वैक्सीनेशन के दौरान उन बच्चों के माता पिता से कंसेंट फॉर्म पर साइन तक नहीं लिया गया। मुकदमे में शामिल 7 लड़कियों की मौत की सूचना के बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी के जांच ने निष्कर्ष निकाला कि गेट्स द्वारा फाइनेंस्ड पाथ NGO ने ये प्रोग्राम चलाया था, जिसमें ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और मर्क जैसी फार्मा कंपनीज ने अपनी गार्डाजिल और सर्वरिक्स वैक्सीन्स इस NGO को भेंट स्वरूप दी ताकि वो वैक्सीन लगाने का ये परोपकारी काम कर सके। पर असल में यह एक परीक्षण था जो बाद में संसदीय रिपोर्ट में सामने आया।
चंद्रा एम गुलाटी इन्फ्लुएंशियल मंथली इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ के एडिटर ने रिमार्क दिया कि कैसे एक अमेरिकी संगठन छल का इस्तेमाल करके भारत में खुद को स्थापित करता है और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। समरन नुंडी, जो कि नेशनल मेडिकल जर्नल के जर्नल ऑफ इंडिया के एडिटर हैं, उन्होंने रिमार्क दिया कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां भारतीयों को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पूरे दशक में भारत में कई बार यह कंसर्न उठाया गया कि कैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उसके कॉरपोरेट पार्टनर्स देश के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 2016 में देश का नेशनल हेल्थ कमीशन ने सरकार को फटकार भी लगाई कि कैसे बिल गेट्स ने वर्चुअली NTAGI को खरीद लिया है। NTAGI बोले तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। एक मेंबर ने ये तक कहा कि NTAGI का सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री से निकलकर PHFI, जो PPP मॉडल जिसे बिल गेट्स ने बनवाया था, में अपने 32 सदस्यों के साथ बैठता है, जहां उन सभी लोगों को गेट्स फाउंडेशन की तरफ से भी सैलरी मिलती है और सरकार की तरफ से भी। यह एक क्लियर केस है जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। गेट्स फाउंडेशन सेक्रेटरीट को ग्रांट्स देता है और जो देश का टीकों के मामले में एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एजेंसी है, और दूसरी ओर यह गावी में फार्मा इंडस्ट्री का पार्टनरशिप भी रखता है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। फिर 2017 में अपनी मोदी सरकार इसका रिस्पांस गेट्स फाउंडेशन के साथ सारे टाइज को तोड़ कर देती है, पर फिर करप्शन अपना रंग दिखाता है और मोदी सरकार चुपके से गेट्स फाउंडेशन के साथ सारे टाइज को फिर से रीइस्टैब्लिश कर लेती है। यह न्यूज़ आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई गई। इसी तरह की घटनाएं लगभग हर देश के साथ हो रही। There is this Gates founded and funded meningitis vaccine project which led to the creation and testing of Menafrivac, एक $0.5 का डोज। यह टेस्ट जब रिपोर्ट हुआ तो पता चला कि करीबन 40 और लगभग 500 बच्चे सीजर, कन्वर्जन और पैरालिसिस के शिकार हो गए। 2017 में कंफर्म हुआ कि गेट्स के द्वारा चलाया गया ओरल पोलियो वैक्सीन वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ न्यू पोलियो केसेस। थोड़ी और छानबीन की गई तब 2018 में पता चला कि करीबन 80% पोलियो केसेस वैक्सीन के कारण ही हुए थे। आप खुद भी जाकर 2018 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में यह पेपर देख सकते हैं, जहां कंक्लूड किया गया कि करीबन 5 लाख लोग इंडिया में पैरालाइज्ड हो गए 2000 से लेकर 2017 तक के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। यहाँ तक कि WHO की अपनी खुद की मलेरिया डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर अराता कोच्चि ने गेट्स के खिलाफ एक इंटरनल मेमो में विस्तार पूर्वक उसके इन्फ्लुएंस और पैसे से बनाए करप्ट पॉलिसीज़ और प्रभाव के बारे में जिक्र किया। उसने कहा कि कैसे गेट्स रिसर्चर्स को केवल अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ज़्यादा जोर वैक्सीन और नई दवाओं के ऊपर दिया जा रहा है, चाहे बेस्ट तरीका कोई दूसरा और सस्ता क्यों ना हो। डॉक्टर कोच्चि ने 2008 के कंप्लेंट को देखा जाए तो यह दर्शाता है कि कैसे पिछले 20 सालों में गेट्स ने हर जगह ग्लोबली अपने चमचों की फौज खड़ी कर दी है। This use of foundation funds to set public policy to drive up corporate profits is not a secret conspiracy. It is a perfectly open one. लिए एक अच्छा मार्केट तैयार करती है ताकि वह और ज़्यादा कमा सकें। इन्हें हमारे और आपके हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं होता है। यह नौकर की तरह गेट्स या उससे जुड़ी फार्मा कंपनीज से सैलरी या चंदा उठाते हैं और फिर उनके ही एजेंडे को देश विदेश में आर्टिकल या रिसर्च या पॉलिसीज़ के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं। ये इस सदी का सबसे बड़ा रैकेट हो सकता है क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री सदी के सबसे बड़े बिजनेस के रूप में कुछ सालों में उभर कर आया है और ये सब कुछ देन है हमारे प्रिय बिल गेट्स भैया की। कॉर्पोरेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ग्लोबल पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए फाउंडेशन के फंड का इस्तेमाल करना कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इट्स एन ओपन सीक्रेट टू एवरीवन। एक बार जब सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने एक वर्किंग कमेटी बनाई, कहा कि थर्ड वर्ल्ड को प्रॉपर अमाउंट में वैक्सीन नहीं मिलता है, इस चैलेंज के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करना चाहिए। तो सारे लोग मिलकर क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ के लिए और अधिक वैक्सीन बनाने के लिए हमें फार्मा कंपनीज़ को मोटिवेट करना चाहिए। और इनके लिए सबसे अच्छा तरीका इनको मोटिवेट करने का क्या है कि हम सरकारों पर दबाव बनाएं कि वो वैक्सीन बनाने से पहले ही खरीदने का वादा करें। सोचिए, आपका प्रोडक्ट बनाने से पहले यदि कोई गारंटी दे दे खरीदने की, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा हो बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि खरीदने के लिए पहले से ही आपके ऊपर एक दबाव डाल दिया गया बिना इसके एग्जिस्टेंस के, तो इससे अच्छा मार्केटिंग और इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। उन्होंने अपने रिपोर्ट का हेडिंग भी क्या रखा, मेकिंग मार्केट्स फॉर वैक्सीन। The project, Making Markets for Vaccines, was really designed to address a problem that's existed for a long time, which is insufficient research and development budgets as well as investment capacity in vaccine development and production for the third world. How do you create better incentives to get the pharma community, the vaccine community, to produce products that are specifically dedicated for the developing world? Michael Kremer, a professor at Harvard, had been thinking about this problem for many years. He realized that if the rich countries of the world were to make a promise that they would buy a malaria vaccine if somebody produced it, that would give an incentive to the pharmaceutical industry to go and do the research and development needed to make one. But this idea was unfamiliar. No government had made a commitment to buy a product that didn't already exist. जब पहली बार इस तरह के मार्केट कमिटमेंट 2017 में की गई थी, उस समय गावी की तरफ से कई देश साथ आए, पर सबसे बड़ा करीबन $1.5 बिलियन का कमिटमेंट लेकर आया था गेट्स फाउंडेशन। गावी एक अलायंस क्रिएट किया गया था WHO, गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक और फार्मा कंपनीज के बीच में। अच्छा तरीका है ना, कि इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर भी बनो और साथ ही साथ अपना फाउंडेशन का पैसा घुमाकर इसके अंदर रख दो और कह दो दुनिया से कि हम तो दान कर रहे हैं। टैक्स भी बच गया, दान भी हो गया, पब्लिक इमेज भी बन गया और पैसा भी कमा लिए। यदि यही हेल्दी मार्केट फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बिल गेट्स का गोल था, तो कोविड-19 की घटना इसके सारे सपनों को पूरा करने में बहुत ही कारगर साबित हुई है, क्योंकि सारे देश आज के डेट में वैक्सीन के सेल्स डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं। Let's start the pledging. The EU kicked off its fundraising drive with €1 billion. In the hours that followed, pledges were beamed in from across the globe. The Kingdom of Saudi Arabia has pledged $500 million. Even pop icon Madonna made a last-minute donation of €1 million. By combining the world's expertise and brain power and resources, we can attack this disease in the way it's attacking us, globally. Our foundation is proud to partner with you, and I'm pleased to announce today that we will pledge $100 million towards this effort. Germany was one of the leading donors, pledging over €500 million. The money is earmarked for international health organizations and research networks in a bid to speed up the development of a vaccine. और यहाँ इसके सेंटर में बैठा गेट्स फाउंडेशन, जो कि हर सरकार, फार्मा मैन्युफैक्चरर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड था। लोग जो नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोगों को, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे बिल गेट्स ने फिलैंथ्रोपिस्ट इमेज बनाकर, जस्ट लाइक रॉकफेलर इमेज बनाकर इस हेल्थ इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज किया है। क्योंकि इन लास्ट 10 सालों में बिल गेट्स का नेटवर्थ $50 बिलियन से $105 बिलियन तक जा पहुंचा है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि कैसे वो हम सभी के आंखों में धूल झोंक रहा है। वंस अगेन हम वापस से उसी प्रश्न पर पहुंच जाते हैं कि ये इंसान है कौन, क्या है, क्यों यह पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना चाहता है। क्या केवल पैसा ही रीज़न है या कोई और रीज़न भी है वैक्सीनेशन ड्राइव का, जो कि अब नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि पैसा ही केवल गोल नहीं है, ये तो बस एक टूल है जिसका यूज़ करके बिल गेट्स अपने लिए कंट्रोल खरीद रहा है, ना केवल हेल्थ इंडस्ट्री का, बल्कि कंट्रोल पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का। देखा जाए तो इस ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इतनी बड़ी कवायद इसने खड़ी की है। Hello, everyone. Mr. B! What's your secret mission about? It's not my mission, but an idea that came from my good friend, Mr. Bill Gates. Hi, kids. The real, actual, in-person Bill... Bill? He's trying to say that we're big fans, Mr. Gates. यह सुनने में बड़ा ही स्ट्रेंज है,
पर सच है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो गेट्स से ग्रांट्स लेते हैं, पैसा बनाते हैं, निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे इस सॉफ्टवेयर डेवलपर को, इस बिजनेसमैन को सुपर हीरो बनाकर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, जिसका सुपर शक्ति काफ़ी अमीर होना है और वह इस प्लैनेट को बचाता है। वाह! Behind closed doors on this New York campus, a secret gathering of some of the world's most powerful people. Gates, Buffett, Bloomberg, Winfrey. It was like the Super Friends. In the great hall of the Justice League, there are assembled the world's 4 greatest heroes. इन कार्टून्स को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता जैसे ये महान शक्तियाँ एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर मीटिंग कर रही है, बहुत ही गहरे समस्याओं के ऊपर चर्चा हो रही है और सभी मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं कि कैसे इस प्लैनेट को बचाया जाए। अनजाने में ही सही, पर ये कार्टून हमें कुछ ऐसी स्थिति का अनुभव करवाते हैं जहाँ शंका पैदा होती है कि व्हाट दिस गाइज आर अप टू। और ये जो कुछ लोग हैं जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ब्लूमबर्ग, विनफ्री, ये लोग कर क्या रहे हैं एक साथ मिलकर, बातें क्या हो रही है। खैर, जैसा कि हमने पहले देखा है कि कैसे बिल गेट्स ने अंतिम 10 सालों में अपनी संपत्ति $105 बिलियन तक कमा ली है, कैसे उसने पूरे हेल्थ मार्केट को मोनोपोलाइज करके रखा है और कैसे वो इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहा है बार बार कि हर एक व्यक्ति जो इस अर्थ पर है उसे वैक्सीन लगवा ही देना है। पर हमारी खोज जहाँ रुकी वहाँ से हमें इस प्रश्न को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है उसको समझने के लिए। पैसे तो बना रहा है और है भी इसके पास इतना कि अगले 1000 जन्म भी बैठकर खा सकता है। फिर क्या है जो इसको ड्राइव कर रहा है, और वह है पॉपुलेशन कंट्रोल। आइए इससे जुड़े कुछ वीडियो देखते हैं। Gates, Buffett, Bloomberg, Winfrey, together with others at the meeting, including George Soros, Ted Turner, David Rockefeller, they're worth more than $125 billion. फोर्ब्स के एक एडिटर का कहना था कि इट वुड बी ग्रेट टू सी एन असेंबली ऑफ सच वेल्थ एट वन सिंगल टेबल। To have been in the room and see this meeting of the minds really would have been a fascinating thing. That much money, that much power around one table. It begs the question, what were they doing? What were they scheming? Total world domination? This group, together for 6 hours, was talking about charity, education, emergency relief, global health. तो बाद में इनके मीटिंग को परोपकारी और समाज के प्रति चिंता जाहिर करने वाला मीटिंग बताया गया। The new Superman and Wonder Woman, the super rich friends, not fighting bad guys, but fighting for good nonetheless. For Good Morning America, John Berman, ABC News. इस बर्मन रिपोर्ट को जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह एक फील्ड रिपोर्टिंग थी, क्योंकि इन पार्टिसिपेंट्स से कुछ भी नहीं पूछा गया कि क्यों मिले, क्या वजह थी, क्या कुछ एजेंडा था, कुछ भी नहीं। वी कांट कॉल दैट जर्नलिज्म। लेकिन देखा जाए तो इसको पीआर के तौर पर बहुत सहायता मिली, जहां इन सभी बिलियनर्स को सुपर हीरो का दर्जा मिला जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, चैरिटी की बातें करते हैं, एजुकेशन और लोगों को हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं। लोगों को यही बताया गया और लोग भी यही समझे कि अमीरों की कुछ मीटिंग हुई चैरिटी वारिटी को लेकर। लेकिन यहीं यदि पत्रकारिता हुई होती तो पता चलता कि यह मीटिंग रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के उस समय के अध्यक्ष सर पॉल नर्स के निजी आवास पर बैठक आयोजित की गई थी। इस सभा का इन्वाइटी कौन कौन था? तो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, रॉकफेलर साथ में थे। ठीक से रिसर्च करने पर यह भी पता चलता कि मीटिंग का एजेंडा ग्लोबल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए था। यह भी पता चलता कि इस प्लैनेट पर बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इन सभी लोगों के संपत्ति को कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, इन सब की प्लानिंग हुई है उस मीटिंग में। विशेष रूप से आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि इस सभा में उपस्थित लोगों में बिल गेट्स को एक ऐसा व्यक्ति कहा गया जिसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल उसके दिल के बहुत ही करीब था और उस व्यक्ति को काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में करार दिया गया। तो इसलिए भी बिल गेट्स हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है जिसको समझना जरूरी है। Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether providing new medicines and keeping children alive, would that create more of a population problem? And what the developing world does not need is more children.
And I think that was the biggest aha to Bill and me when we got into this work, is we asked ourselves, of course, the same hard-nosed question you'd ask, which is, if you get into this work and you start to save these children, will women just keep overpopulating the world? And thank goodness the converse is absolutely true. This is a very important question to get right, because it was absolutely key for me. When our foundation first started up, it was focused on reproductive health. That was the main thing we did, because I thought, population growth in poor countries is the biggest problem they face. You've got to help mothers who want to limit family size have the tools and education to do that. And I thought that's the only thing that really counts. बीते कुछ सालों में इसके बिल गेट्स के क्रिटिक्स ने भी वैक्सीनेशन को पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल से लिंक किया है. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. $10 billion over the next 10 years to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that if we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows the society a chance to take care of itself once you've made that intervention. But as any number of fact-checking websites, not to mention Bill Gates himself, are quick to point out, this doesn't mean what it sounds like it means. What we found out is that as health improves, families choose to have less children. The truth is that when people's lives improve, when children survive, for instance, or when girls go to school, people start making decisions based on the expectation that their children will live and thrive. The result is smaller families and slower population growth. I came across articles that showed that the key thing you can do to reduce population growth is actually improve health. And that sounds paradoxical. You think, okay, better health means more kids, not less kids. Well, in fact, what parents are doing is they're trying to have 2 kids survive to adulthood to take care of them. And so the more disease burden there is, the more kids they have to have that high probability. So there's a perfect correlation that as you improve health, within a half generation, the population growth rate goes down. हाँ, गेट्स ने भी खुद ही स्वीकार किया है कि उसका जो गोल है वो ग्लोबल बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए है और हेल्थ के इम्प्रूव करने के थ्रू. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपको ये राइट मिल जाता है कि आप वैक्सीन का इस्तेमाल भी स्टार्ट कर दो स्टरलाइज करने के लिए लोगों को, वो भी बिना उनके नॉलेज और उनके कंसेंट्स के. ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ है. रॉकफेलर फाउंडेशन ने अपने 1968 के एनुअल रिपोर्ट में जनसंख्या की समस्याओं को एड्रेस करते हुए गहरी चिंता जाहिर की और कहा कि फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए वैक्सीन जैसे इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स पे बहुत कम काम हो रहा है. यदि कोई समाधान है तो और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है. तो फाउंडेशंस ने जब उस समय कसम खाई कि नहीं हम इस समस्या को समाधान जरूर निकालेंगे. ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं था. यदि आपको याद नहीं है तो इंदिरा गांधी के समय में जो लोगों को पकड़ के फोर्स्ड स्टरलाइजेशन कराने का काम किया जाता था, उसके पीछे भी रॉकफेलर फाउंडेशंस का कहा जाता है कि रॉकफेलर फाउंडेशंस का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था. 1998 एनुअल रिपोर्ट में रॉकफेलर फाउंडेशन के कॉन्ट्रासेप्टिव रिसर्च विंग ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने नॉरप्लांट नाम के कॉन्ट्रासेप्टिव टूल बनाने में सफलता पाली है. इसमें क्या होता है कि ऊपरी बाह के त्वचा में आप इम्प्लांट कीजिए, ये 5 साल तक प्रभावी रहेगा, बच्चा नहीं होगा. इन 1998 रिपोर्ट रॉकफेलर फाउंडेशन ने अनाउंस भी किया कि नॉरप्लांट के मार्केटिंग के लिए 12 कंट्रीज से उनको मंजूरी मिल चुकी है. रॉकफेलर पॉपुलेशन काउंसिल और अन्य रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 1972 में WHO के साथ जुड़कर फर्टिलिटी रेगुलेशन के लिए वैक्सीन पर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया. 1995 में वे एंटी-HCG वैक्सीन का एक प्रोटोटाइप भी विकसित करने में सफल रहे. यह वैक्सीन एक इम्यून रिएक्शन को जन्म देता था.
जिसमें औरतें हार्मोन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती हैं और यह हार्मोन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी प्रिवेंट करती थी उनको बच्चों के सफलतापूर्वक टर्म तक लाने के लिए। कहने का मतलब बच्चे जो पैदा होने वाले वो होंगे ही नहीं, टर्म तक जाएंगे नहीं। इसलिए उस दौर में कई बच्चे स्टिल बॉर्न पैदा होते थे और नाम दिया जाता था कुपोषण को। पर 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में ही इस खेल का भांडाफोड़ हो गया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में WHO लेड प्रोग्राम्स में कीनिया और फिलीपींस में ये पता चला कि कैसे टिटनस के इंजेक्शन के साथ साथ HCG का भी वैक्सीन भी औरतों को दिया जा रहा है ताकि चुपके से पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंट्रोल पाया जा सके। इन स्कैम्स के चलते जब विवाद खड़ा हुआ तो WHO रॉकफेलर को पीछे हटना पड़ा। लेकिन एज यूजुअल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने फिर से इसको रिवाइव किया। You heard me talk earlier about Sadie, who I met in Niger. She was traveling 15 kilometers to get an injection. But let's ask ourselves, what if she didn't have to travel to that clinic? If we put it in her perspective, how can we keep her in her village to get the contraceptive she wants? Well, Pfizer is testing a new form of Depot, the injection that she goes 15 kilometers to get. They're now putting it in a new form, a new device that can be given. It's very, very small. It's called Uniject. I think it's going to be pictured here. It's a high-quality product. It's effective. It's safe. It's tiny, as you can see, and it can be put in a healthcare worker's kit to give to the woman at the village level. So Sadie won't have to go 15 kilometers any longer to get that injection. लेकिन गेट्स यहीं पर रुकने वालों में से नहीं था। 2014 में लेक्सिंगटन नाम की एक कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक ऐसी वायरलेस चिप बनाई है जो 16 साल तक बर्थ कंट्रोल कर सकती है और रिमोटली इसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। MIT का कहना था कि यह आइडिया बिल गेट्स का ही था। जब बिल गेट्स हमारे यहाँ 2012 में और आए और पूछा कि हम लोग कोई इम्प्लांटेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइस बना सकते हैं क्या जो कि रिमोटली टर्न ऑन किया जा सके, तो रॉबर्ट लैंगर ने उस समय गेट्स को अपनी माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी दिखाई जो उसने इन्वेंट की थी और लाइसेंस दिया था माइक्रोचिप बायोटेक्नोलॉजी को। गेट्स फाउंडेशन ने तुरंत $20 मिलियन का एक ग्रांट दिया माइक्रोचिप को डेवलप करने के लिए। गेट्स ने खुद ही स्वीकार किया है कि गेट्स फाउंडेशन की स्थापना के बाद से इसका एक ही मिशन रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना। लेकिन वास्तव में यह समझने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल से गेट्स का मतलब क्या है, हमें पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करने की अवधारणा से हटकर देखना पड़ेगा। फंडामेंटली गेट्स जिस पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं वह बर्थ कंट्रोल नहीं है बल्कि पॉपुलेशन का कंट्रोल है। बर्थ कंट्रोल अलग है और पॉपुलेशन का कंट्रोल अलग है। गेट्स ने इसे पूरे पॉपुलेशन कंट्रोल के एजेंडे को समझने के लिए हमें, और गेट्स फाउंडेशन इन सब से कैसे जुड़ा हुआ है, हमें 2017 में हुई एक अजीबोगरीब घटना को देखना पड़ेगा जब ये गावी की स्थापना हुई, जिसमें गेट्स फाउंडेशन एक पार्टनर के तौर पर ज्वाइन हुआ। अलायंस किनके बीच था, तो WHO, गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। किसके लिए, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के लिए हेल्दी मार्केट क्रिएट करने के लिए, ताकि वो अधिकतम कैपेसिटी में वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर कर सके। और इसी समय इसका गोल हर बच्चे को वैक्सीनेट करने की जगह पर डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिटी क्रिएट करने का हो गया। ये आइडिया किसका था, तो गावी के CEO सेथ बर्कले, जिसका जिसने नेचर नाम के एक मैगजीन में एक आर्टिकल दिया कि 100% वैक्सीनेशन बिना एक सिक्योर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के पूरा हो ही नहीं सकता, जहाँ कि वो लोग बच्चों को सभी मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर कर सकेंगे। ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ही है जिसके थ्रू वो सभी बच्चों के मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर और कंट्रोल करना चाहते हैं। ये जो सडन इंटरेस्ट था डिजिटल आइडेंटिटी का ये कोई इमेजिनेशन या जस्ट ऐसे ही कही हुई बातें नहीं थी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन गावी के अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया ID 2020 अलायंस। अगेन एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अंजाम दिया गया। इवन दो वैक्सीन और आइडेंटिटी सिस्टम दो अलग अलग और अनरिलेटेड सब्जेक्ट हो सकते हैं, पर बिल गेट्स ने बीते कुछ सालों में इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि दोनों को साथ में लाया जा सके। 2020 में गेट्स ने फिर से MIT के तरफ रुख किया और पूछा कि क्या हम प्रत्येक व्यक्ति के वैक्सीनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं।
Within few months, MIT came up with the research. ये वे नए वैक्सीन डिलीवरी मेथड के साथ आया, जहाँ स्किन में डिज़ोल्व होने वाला माइक्रो नीडल्स के द्वारा वैक्सीन देने की बात कही गई। ये एक टैटू की तरह होगा पर आंखों को दिखेगा नहीं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये एक टैटू की तरह होगा पर आंखों को दिखेगा नहीं। स्मार्टफोन्स के लाइट में ही आप देख सकेंगे इसको। राइस यूनिवर्सिटी इसे एक क्वांटम डॉट टैग्स की तरह डिस्क्राइब करता है, समथिंग लाइक अ बारकोड टैटू। ओके, तो इतना सब कुछ समझने के बाद ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि इस डेवलपमेंट के पीछे कौन था। लीड रिसर्चर केविन इसे एक्सप्लेन करते हैं। Gates Foundation came to us and said, "Hey, we have a real problem knowing who's vaccinated." So our idea was to put the record on the person. This way, later on, people can scan over the area to see what vaccines have been administered and give only the ones still needed. इस तरह के वैक्सीन ट्रेडिशनल जो मेथड है वैक्सीनेशन का, उससे काफ़ी हटकर होता है, जहाँ केवल एक चिप्पी सटवाइए एंड यू आर वैक्सीनेटेड, और साथ ही साथ टैग्ड भी हो जाइए, जस्ट लाइक टैटू, ताकि आपका और आपके बॉडी का इन्फॉर्मेशन रिमोटली बैठे किसी सिस्टम में स्टोर होता रहे और आप पर नज़र भी रखी जा सके। इन पैचेस से अब ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि यह केवल एक टीका नहीं रहा, बल्कि बच्चों को एक तरह से टैग किया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन सभी बच्चों को भविष्य में कितने टीके लगने हैं, किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। The University of Pittsburgh is where the polio vaccine was first discovered. At the medical center, researchers are now developing a vaccine that is delivered using a dissolvable patch called a microneedle array. Think about them as almost like a Band-Aid. And so the microneedle array is simply applied to the skin topically, pressed into place very shortly, and then taken off and thrown away. And then the antigen is already delivered. यह प्रूव हो चुका है कि नई वैक्सीन की डिलीवरी मेथड, जैसे कि बार कोड लाइक टैटू, ये केवल वैक्सीन सुनिश्चित करने का तरीका नहीं रहा। जब एक इंटरव्यू में पूछा गया बिल गेट्स से कि बिजनेस अब इस सोशल डिस्टेंसिंग जैसे माहौल में कैसे ऑपरेट करेंगे जिससे कि हमारी इकोनॉमी बराबर अपनी रफ्तार से चल सके, तो उसने जवाब दिया कि धीरे धीरे हम लोग एक डिजिटल सर्टिफिकेट की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जिसमें सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि क्या वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं या कब रिकवर हुए हैं या किसने वैक्सीन ली है किसने नहीं। पर इसमें वो यह कहना भूल गया कि इस तरह के डिजिटल सर्टिफिकेट की व्यवस्था लाने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, जहां उसने ऑर्गेनाइजेशंस को, सरकारों को पैसे दिए हैं, जिसमें पहले यह बायोमेट्रिक आईडी से लिंक होगा और बाद में क्वांटम डॉट टैटू का रूप लेकर सभी लोगों के शरीर में फिक्स किया जाएगा। लेकिन आज के कोविड और पोस्ट वैक्सीनेशन की समस्याओं को देखा जाए तो गेट्स की यह अनसाइंटिफिक घोषणा कि हमें पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के न्यू नॉर्मल में अपनी इम्यूनिटी साबित करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। Eventually, what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person. यह बहुत सी सरकारों के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे कि ऑनफाइटो। यह कंपनी AI बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। यह कंपनी ऑलरेडी UK सरकार से बातचीत में लगी हुई है कि कैसे इसे पूरे UK में इम्प्लीमेंट किया जाए और इम्यूनिटी पासपोर्ट बनवाया जाए लोगों के लिए। लोग इसके ऐप को इंस्टॉल करके अपने बायोमेट्रिक डेटा फीड करेंगे और फिर लिंक करेंगे अपने कोविड एंटीबॉडीज टेस्ट को अलॉन्ग विथ कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट। ये किसके लिए? ताकि आप गवर्नमेंट के या प्राइवेट की कोई भी रिस्ट्रिक्टिव प्लेस को एक्सेस कर सकें, ये बताकर कि आप कोविड-19 एग्जामिन्ड हो और फ्री फ्रॉम वायरस हो। ऑनफाइडो ने 2020 में $50 मिलियन रेज किया माइक्रोसॉफ्ट सेल्सफोर्स से। यह कोई पहला एक्सपेरिमेंट बिल गेट्स का नहीं था। 10 साल पहले उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसकी शुरुआत की थी, आधार के नाम पे। यह बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इतने बड़े पॉपुलेशन पर एक बायोमेट्रिक डिजिटल आईडी तैयार करवाना बिल गेट्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सरप्राइज मत होइएगा जब मैं यह बोलूं कि सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट करने वालों में बिल गेट्स और उसके बहुत ही अच्छे दोस्त, प्रिय मित्र नंदन नीलेकानी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व थे। आधार का चीफ आर्किटेक्ट इंडिया में नंदन नीलेकानी ही था। और आपको भी पता है कि आज के रेट के वैक्सीन सर्टिफिकेट को किससे जोड़ा जा रहा है? यह आपके आधार से जोड़ा जा रहा है। यह जहां ये सुनिश्चित करेगा, ये आइसोलेट करने के लिए कि किसने वैक्सीन ली है, किसने नहीं ली है। नंदन नीलेकानी लंबे अरसों से बिल गेट्स का मित्र रहा है और इन दोनों ने मिलकर एक को इम्पैक्ट नाम की संस्था को भी जन्म दिया है।
NGO के तौर पे उन्होंने इंडिया में स्थापित भी किया है। इसी के साथ मैं यह चर्चा यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे आने वाले मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बिल गेट्स उन सभी कंपनियों और उन सभी राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है जहाँ डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का काम हो रहा है, और कैसे यह व्यक्ति इन सभी प्रोजेक्ट्स को पॉपुलेशन ग्रिड से जोड़ता है। और अंत में हम जानेंगे कि कैसे यह व्यक्ति, इस व्यक्ति का जो पास्ट है, इसे डीपॉपुलेशन की थ्योरी से जोड़ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इससे पहले मैं और भी कुछ बोलूं, या इससे पहले कि आप वो वीडियो देखें, नया वीडियो जो मैं इसके बाद में बनाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप खुद भी यूजेनिक सोसाइटी और इस सोसाइटी के बिल गेट्स से जो संबंध हैं उसके ऊपर खोज करें। यह खोज आपको मेरे अगले वीडियो को समझने में काफ़ी मदद करेगी कि कैसे यह सब कुछ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अभी से अपने ऊपर किए गए अत्याचारों के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। एक छोटी सी शुरुआत कब क्रांति में बदल जाएगी, और कब यह क्रांति इन सो कॉल्ड गॉड्स ऑफ द अर्थ को यह सोचने के लिए मजबूर करेगी कि हम कमज़ोर नहीं हैं और हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे।